नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर भारत चीन संबंधों को लेकर हम बात करने वाले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था। उस दौरे से चीन को मिर्ची लगी है। उसने प्रधानमंत्री मोदी के अरुणाचल के दौरे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही कहा है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चीन का हिस्सा है, इसको समझना होगा। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें या फिर पूर्वी लद्दाख की बात कर लें, अक्साई चीन की बात कर लें, तमाम ऐसी जगह जहां पर चीन अपना दावा कर रहा है और ये विवाद कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। इसको एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो चीन ये दावा कर रहा है इसके पीछे की मंशा क्या है, इसको डिकोड किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ बात दो अहम पॉइंट्स की होगी। दरअसल नाटो कोल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज कर रहा है, जिसमें 90,000 से ज्यादा सैनिक शामिल हुए हैं। वहीं अरब सागर में चीन, रूस और ईरान ने भी अभ्यास शुरू कर दिया है जंग का। इसका मतलब क्या है? क्या क्या वाकई में दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है? दुनिया क्या फिर से टकराव की तरफ बढ़ रही है? और इसमें भारत की क्या भूमिका होने वाली है, उसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत राजस्थान से आ रही बड़ी खबर के साथ। पोखरण में तीनों सेनाओं ने दिखाई ताकत। प्रधानमंत्री मोदी ने देखा भारत शक्ति अभ्यास। पहली बार स्वदेशी हथियारों की ताकत का प्रदर्शन। अर्जुन टैंक, धनुष, होजर, तेजस लड़ाकू विमान शामिल हुए। पोखरण में तीनों सेनाओं ने दिखाई ताकत। पीएम मोदी ने देखा भारत शक्ति अभ्यास। पहली बार स्वदेशी हथियारों की ताकत का प्रदर्शन हुआ। अर्जुन टैंक, धनुष, होजर तोफ, तेजस विमानों ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अभ्यास देखने के बाद क्या कुछ कहा, जल्दी से आपको सुना देते हैं। आज हमने जो दृश्य देखा, अपनी तीनों सेनाओं का जो पराक्रम देखा, वो अद्भुत है। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव, इस त्रिवेणी का साक्षी बना है। यही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है। और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण, उसका दम भी देख रहे हैं। भारत, आज पूरा देश भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे थे आप, जहां पे भारत शक्ति अभ्यास जो कि राजस्थान के पोखरण में हुआ, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। तीनों सेनाओं का अभ्यास था, जिसे पीएम मोदी ने देखा और कहा कि किस प्रकार से मेक इन इंडिया के तहत बने जो हथियार हैं उनकी डिमांड दुनिया में बढ़ रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो सेला टनल खुलने से चीन को लगी मिर्ची। बड़ी खबर आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, ड्रैगन ने कहा। पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे से बढ़ेगी टेंशन।
ये चीन का बयान सामने आया। भारत बोला अरुणाचल हमारा हिस्सा था और रहेगा। बड़ी खबर आपको बता दें, सेला टनल खुलने से चीन को लगी मिर्ची। अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, ये ड्रैगन ने कहा। पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे से बढ़ेगी टेंशन, चीन बोला। भारत ने साफ कर दिया अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा। चीन को क्यों लगी मिर्ची, पहले वो आप समझ लीजिए ग्राफिक्स के जरिए, उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने किया था अरुणाचल प्रदेश का दौरा। अरुणाचल में शेला टनल का लोकार्पण किया। 13,000 फीट की ऊंचाई पर यह टनल है। दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल है। चीन बॉर्डर तक की दूरी 10 किलोमीटर कम हुई है। बलीपारा त्वांग रोड का हिस्सा है शेला टनल। शेला पास से गुजरने पहुंच जाते हैं त्वांग, और चीन अरुणाचल को बताता है जांग नान। तो भारत चीन का विवाद कहां कहां है, जल्दी से आप देख लीजिए। अक्साई चिन, पूर्वी लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अब खबरें ऐसे भी आई हैं कि भारत ने हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर भी एक्स्ट्रा ट्रूप्स की तैनाती की है, चीन के खतरे को देखते हुए। तो कई सवाल हैं जिनको समझना होगा, और दो खास मेहमान चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद। पंकज श्रीवास्तव हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज श्रीवास्तव जी। जय हिंद आपको भी। जय। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, चर्चा की शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा। चीन का ऐतराज प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर किस लिहाज से हम देखें, अरुणाचल प्रदेश पर लगातार वो दावा मजबूती के साथ जताता जा रहा है। जिस प्रकार से हमने गलवान झड़प देखी, हमने जिस प्रकार से त्वांग के अंदर 2022 में एक और छोटी सी झड़प देखी, अब अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा, क्या ये आने वाले खतरे के संकेत हैं सर? देखिए राजेश जी, सबसे पहले शुक्रिया इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चीन आज से इस तरह के प्रोटेस्ट दर्ज कराता है। मेरी आवाज इको हो रही है राजेश, वापस आ रही है जी। मैं सर की आवाज चेक करिएगा। अभी हाँ, अभी ठीक है। हेलो, ठीक है सर, बोलिए सर। जी बोलिए सर, बोलिए। अभी आवाज आ रही है? हेलो जी, आवाज आ रही है सर आपकी, बोलिए विनोद दत्ता सर। अच्छा, तो चीन ने हमेशा अरुणाचल को सदन तिब्बत कहा है, और वो ये कहता है कि साहब ये हमारी जमीन है और इस पे आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी इस तरह के डिग्निटरीज बिना चीन की परमिशन के नहीं होने चाहिए। लेकिन भारत ने कभी इसको तवज्जो नहीं दी है। लेकिन मैं इस संदर्भ में ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से चीन बदस्तूर अपना विरोध दर्ज करता रहा है, भारत को भी इस तरह का एक रिबटल हमेशा देना चाहिए, जो अक्सर देखा नहीं जाता है। तो जब हम इस तरह के बैकफुट पे आ जाते हैं या इस तरह की चीजें हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं टीवी पे या और बाकी जो प्रिंट या नेशनल मीडिया है या उसपे है, तो हम लोग कई बार बड़े नपे हुए तुले शब्दों में कहते हैं कि साहब चीन का बिना नाम लिए हमने ये कहा, उसका बिना नाम लिए हमने ये कहा। क्योंकि भारत की आज स्टेटस और स्टेचर ऐसा है कि हम बिल्कुल पिन पॉइंट करके उनको ये बता सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न अंग है। रही बात प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट की, और देखिए उन्होंने इसको इलेक्शन एज वेल एज जो वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके दोनों को मद्देनजर रखते हुए ये विजिट वहां किया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अरुणाचल प्रदेश में देखी जाती है वो थी इंटर वैली जो मूवमेंट होता है अरुणाचल प्रदेश में, वो बहुत कठिन है। और अगर आपको याद होगा कि जनरल सुंदर जी साहब जब चीफ हुआ करते थे तब समुद्रोछू का जो ऑपरेशन हुआ था उसमें भी यही प्रॉब्लम आई थी कि साहब इंटर वैली मूवमेंट बड़ी मुश्किल से होगा, लेकिन सुंदर जी साहब ने बाई एयर जो ट्रुप्स को डिप्लॉय किया था उससे चीन के एकदम बिल्कुल हवाइयां उड़ गई थी, और उन्होंने कभी तवक्को नहीं की थी कि इस तरह का कोई
स्विफ्ट मूवमेंट इंडिया कर सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और ये जो सेला टनल जो आपने बताया ये बनी है, ये भारत के लिए बहुत सामरिक तौर पे और वहां के जो बाशिंदे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी मतलब ठीक है एक सर, अचीवमेंट है, मैं बहुत आने बड़ी वाले फैसिलिटी मैं है, और कई बहुत बड़ा सवाल है वो मैं आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर। समझता हूं सर, लेकिन पंकज श्रीवास्तव जी, जो ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर ने हिंट दिया, मैं उसे और गहराई से अगर आपसे समझना चाहूं कि जब चाइना वन इंडिया पॉलिसी मानने को तैयार नहीं है, चाइना पूर्वी लद्दाख को और पीओके को और साथ में ही अरुणाचल प्रदेश को अगर भारत का हिस्सा मानने को तैयार नहीं है, तो भारत को भी खुलकर ऐलान कर देना चाहिए कि तिब्बत आजाद देश था, है और रहेगा, और भारत तिब्बत के साथ खड़ा रहेगा, भारत ताइवान के साथ खड़ा रहेगा। क्या इस पॉलिसी पर आने वाले वक्त में काम करने की अब जरूरत है? 100% सहमत हूं कि हम सबमिसिव टोन को अब छोड़ते हुए अब हमें सबमिसिव नहीं रहना है। अगर चीन की तरफ से एक आक्रमण होता है बातों से, तो भारत की तरफ से 10 आक्रमण होना चाहिए। और सिर्फ आप तिब्बत और ये ताइवान तक ही क्यों सीमित है? आप इनर मंगोलिया, जो कि पहले मंचूरिया इलाका कहलाया जाता था और मंगोलिया का हिस्सा था, उस पर आप क्यों नहीं बात करते? लियाओनिंग प्रोविंस की आप बात क्यों नहीं करते? हेलोंगजियांग प्रांत की आप बात क्यों नहीं करते? शिनचियांग प्रांत की बात क्यों नहीं करते? कांसू और छिंगहाई प्रांत की बात क्यों नहीं करते हैं आप? ये सारे प्रांत भी तो चीन का हिस्सा है, जिस पर चीन ने समय के साथ, जब कम्युनिस्ट पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ था, समय के साथ उसने इन सब इलाकों पर कब्जा किया। वो तो कजाकिस्तान पर भी कब्जा करना चाहता था, लेकिन भला हो रूस का, जो पहले से रूस के कब्जे में था, और इस वजह से कजाकिस्तान पर चीन कब्जा नहीं कर पाया। 1991 में कजाकिस्तान तो आजाद हो गया रूस से, लेकिन अगर खुदा न खास्ता रूस कजाकिस्तान चीन के कब्जे में रहता तो आज तक चीन का ही हिस्सा बना रहता। भारत को भी वही सब करना चाहिए, उसी भाषा में, उसी जबान में चीन को जवाब देना चाहिए जिसमें चीन भारत के साथ बात करता है। और दूसरी बात, ये जो सेला टनल भारत ने बनाया है, भारत ने तो सिर्फ एक सेला टनल बनाया है, 2-3 और टनल तवांग के इलाके में बनाया है। चीन तो ये हरकतें बहुत पहले से करता आ रहा है। बल्कि अगर आपको याद हो तो 1990 के दशक में भी चीन ने वहां पर सड़कें बनाना, गांव बसाना, गांव बसा करके चीन के जो सबसे पिछड़े इलाके हैं, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां से अपने लोगों को यहाँ पर सीमांत इलाकों में बसाता जा रहा है। ये हम, और इस तरह से इसने, चीन ने ऐसी हरकत तिब्बत में भी की। आज तिब्बत में 80 से 90% लोग हान चीनी जाति के लोग रहते हैं। तिब्बती जो लोग हैं, बौद्ध, वो नहीं है वहां पर जी। तो चीन ने ये हरकतें न सिर्फ तिब्बत में की है, बल्कि शिनचियांग में भी की है। शिनचियांग में भी उइगर मुसलमानों की जो बस्तियां हैं, और ये एक चिंताजनक है। माफी चाहूंगा पुलके जी, थोड़ा सा मुझे एक ब्रेक के लिए जाना होगा, माफी के साथ मैं एक ब्रेक के लिए जा रहा हूं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी मुद्दे पर चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे। लेकिन अहम सवाल हमारा यह भी होगा कि 10,000 एक्स्ट्रा ट्रूप्स उत्तराखंड और हिमाचल में तैनात करने का फैसला भारतीय सेना ने किया है। क्या खतरा अब हिमाचल और उत्तराखंड सीमा की तरफ भी बढ़ रहा है? इसको भी समझना होगा, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चीन को लेकर बातचीत जारी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था, सेला टनल का उद्घाटन किया था, जिसके बाद से चीन को मिर्ची लगी हुई है। इसी को समझने की लगातार कोशिश हमारी जारी है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर और पंकज श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, समझना चाहूंगा, ऑलरेडी मिरर फेस डिप्लॉयमेंट पूर्वी लद्दाख में बनी हुई है। तवांग अरुणाचल प्रदेश में भी सेना हाई अलर्ट पे रहती हैं, लेकिन अब खबरें ऐसी भी आई कि 10,000 से ज्यादा ट्रुप्स की मूवमेंट जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल की तरफ भी देखी गई है। क्या जिस प्रकार से चीन प्लानिंग कर रहा है, भारत उसी हिसाब से काउंटर तैयारी करने में लगा हुआ है? किस प्रकार से ये जो मूवमेंट हुई है उसको देखें और आगे की चीन की प्लानिंग को देखें सर। देखिए राजेश जी, क्योंकि कुछ ही दिनों में अगर आप देखें तो ये दर्रे वगैरह जितने भी हैं वो खुले शुरू हो जाएंगे, और जो काइनेटिक ऑपरेशंस या इस तरह की कोई अगर किसी चीज का इम्कान है तो उसको नकारा नहीं जा सकता। और अभी भी देखिए, जब हमारी 17 माउंटेन स्ट्राइक फोर्स जब एग्जिस्टेंस में आई, तो उसका एक मुख्य कारण था कि उस फॉर्मेशन को बनाने का या रेस करने का मुख्य कारण था कि
जो ईस्टर्न इंडिया में, जो अरुणाचल और उसके आसपास के एरिया में गैप्स बहुत थे, जो डिविजन थी, और आपको पता ही है, आप खुद सेना में रहे हैं। और जी आप अगर इस तरफ देखें ईस्टर्न लद्दाख में, तो हमने अपनी कुछ फॉर्मेशंस को री इंजीनियर किया है। एक स्ट्राइक फॉर्मेशन हमने डेडिकेट की है, जो ईस्टर्न लद्दाख में डिप्लॉयड है। एक और हम अपनी अपनी फॉर्मेशन को ओके री इंजीनियर कर रहे हैं, और उसको रीफॉर्मेट करके उसको और ज्यादा पंच देके उसको भी डिप्लॉय किया जा रहा है। और ये सब होते ही बिल्कुल जितने भी गैप्स थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई जहां लेस थ्रेटेंड एरियाज हैं, वहां आईटीबीपी या इस तरह के जो सीएपीएफ होते हैं, उनको डिप्लॉय किया जाता है। लेकिन भारत जी नहीं चाहता कि भाई इस तरह का कोई और इंसिडेंट हो कि चाइना, क्योंकि देखिए चाइना ने जिस तरह का लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, कैलाश रेंजेस ऑपरेशन में हमें सफलता इसलिए मिली क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रुप्स था वो बहुत अच्छा था। और जो चीन के जो ट्रुप्स है वो इतनी जल्दी वहां अपने जो डिफेंस लेने पे जी नाकामयाब रहे। उसने ऑलरेडी पेगांगसो पे 2 पुल बना लिए हैं, जिसका ना हमारे यहाँ कोई फिक्र है ना कोई जिक्र है। तो इस सब चीजों को देखते हुए ठीक चाइना है अपने आप को रीमॉडल कर रहा है। उसने जो कंस्क्रिप्शन आर्मी थी वहां वो रेगुलर ट्रुप्स वो कर रहा है। उसने जितने भी एयरफील्ड है उनको वो स्ट्रेंथन कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। तो जी भारत भी उसका जो मिरर डिप्लॉयमेंट है, या उसका जो भी उसका रिएक्टिव हमारा एंगेजमेंट है, या जो रिएक्टिव डिप्लॉयमेंट है, हम उसको पालन करते हुए हम बाकी फॉर्मेशंस को भी हम वहां जाके रीडिप्लॉय कर रहे हैं। तो भारत को कोई चिंता की तो ठीक है बात सर, नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा भारत को एक एग्रेसिव डिफेंस या प्रोएक्टिव थोड़ा तैयार रहने स्टांस की लेना जरूरत पड़ेगा। बिल्कुल है। हमें हमेशा चलिए मैं रिएक्टिव आता हूं होने सर, की फिर जरूरत आता हूं नहीं आपके है। पास। पंकज श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। चीन के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। जिस प्रकार से इकोनॉमी उसकी गिरी है, जिस प्रकार से उसकी रॉकेट फोर्स के अंदर से ही कई जनरल्स को बर्खास्त कर दिया गया, रक्षा मंत्री को हटा दिया गया, विदेश मंत्री को हटा दिया गया। शी जिनपिंग लगातार अपनी सेना को कह रहे हैं कि युद्ध के लिए तैयार रहो, युद्ध के लिए तैयार रहो। क्या जो अंदर का संकट है, चीन उसका ध्यान भटकाने के लिए, या शी जिनपिंग उसका ध्यान भटकाने के लिए ताइवान, भारत, जापान या अमेरिका की तरफ रुख कर सकता है? पंकज जी। देखिए, वो रुख कहीं का नहीं करेगा राजेश जी। चीन जो है गीदड़ भपकियां देने में जी माहिर है, और वो देखता है अगर ऐसा ही चीन आगे बढ़ रहा होता तो भूटान पर कब्जा करना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था, वो कर सकता था। सिक्किम पर भी कब्जा कर सकता था, नेपाल के कई इलाकों पर वो कब्जा कर सकता था। लेकिन चीन को भी मालूम है कि वर्ल्ड ऑर्डर को अगर इस तरह से डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि साउथ चाइना सी में चीन ने जो कुछ भी कर रखा है, उससे न सिर्फ साउथ चाइना सी के जो देश हैं, पड़ोसी देश, वो बल्कि पूरी वेस्टर्न पावर्स और पूरी दुनिया उससे खफा है। और ऐसे में अगर चीन जरा सा भी और आगे बढ़ता है तो उसके खिलाफ वर्ल्ड ऑर्डर और स्ट्रिक्ट हो जी जाएगा। जहां तक आपने ये बात की चीन के ये सब डेवलपमेंट्स की, ब्रिगेडियर साहब भी बता रहे थे चीन जिस तरह से डेवलपमेंट कर रहा है, तो चीन की साइकी मैं आपको बता दूं, चीन जो है बिना शोर शराबे के, बिना आवाज किए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। हम लोग जो अभी कर रहे हैं वो चीन का क्या रिएक्शन है, हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं चीन के एक्शन के ऊपर। जबकि हमारे भारत के साथ क्या होना ओके चाहिए था कि भारत को प्रोएक्टिव मोड पर चीन की हरकतों को देखते हुए, बैकग्राउंड चीन का हमारे पास खुला हुआ है, उसे देखते हुए हमें पहले से ही बहुत सारी तैयारी करके रखना चाहिए था। लेकिन जब चीन पहले वहां कुछ डिप्लॉयमेंट कर देता तो हम उसके जवाब में अपने डिप्लॉयमेंट करते हैं, रोड बनाते हैं, टनल बनाते हैं। पिछली सरकारों के ऊपर भी ये जिम्मेदारी आती, क्यों नहीं उन लोगों ने प्रोएक्टिव मेजर लिया। आपको याद होगा हमारे एक डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला था कि हम अरुणाचल से अंदर तक की सड़कें इसलिए नहीं बना रहे भारत में कि अगर चीन ने हमला किया, रक्षा मंत्री थे वो हमारे, कि अगर चीन ने हमला किया तो वो उन सड़कों के सहारे हमारे मुख्य इलाकों तक आ जाएगा। ऐसे ऐसे रक्षा मंत्री हमने देखे हैं जो कि कायर थे, इतने ज्यादा कायर थे, जिन्हें रक्षा मंत्री होने का हक ही नहीं होना चाहिए था। तो अगर ये काम उस समय से हो रहे होते तो आज की सरकार पर, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, आज की सरकार पर उतना दबाव नहीं पड़ता जितना अभी सरकार को दबाव झेलना पड़ रहा है। जी। और अगर आप पहले से सारे काम कर रहे होते, सैनिकों का डिप्लॉयमेंट, लेकिन रोड बनाना, पंकज बैरक्स जी, बनाना, ब्रिजेस मैं बनाना। बीच में आपको टोक रहा हूं। मैं चाहूंगा कि एक चीज मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि 2001-2000 में मुझे चीन बॉर्डर पर जाने का मौका मिला था। और जब मैं लोहित वैली में था तो मैंने देखा था कि सड़कों का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा था। आज हम 2024 में, मैं आज से ठीक
21-22 साल पहले की बात कर रहा हूं, उस वक्त भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया जा रहा था। ऐसा हम नहीं कह सकते कि सरकारें सो रही थी, मैंने खुद देखा है और मैं खुद उन सड़कों पे चल के गया हूं। राजेश जी, जिस गति से काम अभी चल रहा है, इसी गति से पहले काम क्यों नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूं। क्यों जी, चीन जब आगे बढ़ जाता है तो हम रिएक्ट करते हैं। लेकिन जी, मतलब रिएक्शन नहीं होना चाहिए था राजेश जी। होना ये चाहिए था कि चीन की हरकतों को देखते हुए हमें उसी स्पीड में बहुत पहले से तैयारी जारी रखना चाहिए था, लेकिन वो हमने नहीं किया। हम इसमें कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। जरूर आप कुछ इलाकों में गए होंगे जहां पर काम तेजी से चल रहा होगा, लेकिन क्या पूरे बॉर्डर इलाके में जो चीन से हमारी सीमाएं लगती हैं वहां इतनी तेजी से काम हो रहा था? जवाब है नहीं हो रहा था। उस तरह से ना तो हथियार लिए गए, ना ही हथियारों का डेवलपमेंट भारत में हुआ, जबकि हम दो दुश्मनों से घिरे हुए हैं। मुझे लगता है कि गलवान के बाद ज्यादा स्पीड हुई है। गलवान के बाद हमने बहुत कुछ सीखा है पंकज जी। जी जी बिल्कुल, गलवान के बाद सीखने की जरूरत नहीं थी, हमें 1967 के बाद ही सीख लेना चाहिए था। 62 में हमने एक मूंगी खाई चीन से, लेकिन 67 में हमने उसे पलट करके जवाब भी दिया था। लेकिन 67 के बाद हम फिर शांत बैठ गए थे, क्योंकि चीन ये देखता है, देखिए 1979 यानी 80 में एक साल कम, उस समय उत्तरी वियतनाम पर चीन ने कब्जा किया था, करने की कोशिश की थी। वियतनामियों ने अपने जो रॉ हथियार होते हैं, मतलब जो अनगढ़ हथियार होते हैं, उनसे चीनियों को मार के भगाया था। उसका नतीजा ये मिला कि चीन आज तक उत्तरी वियतनाम पर कभी हमला करने की सोचता नहीं है। इसी तरह का रिएक्शन हमने 1967 में दिखाया था चीन को, तो चीन ने हमला करने की जरूरत नहीं की। लेकिन फिर जब वहां शासन बदला, तब चीन ने वो हरकतें दोबारा शुरू कर दी। तो हमें चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए पहले से तैयारी रखना चाहिए था, ये मेरा कहना है। ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा सर। चलिए, एक बड़ी खबर है, उसके बाद मैं लौट कर आता हूं। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, ईरान, रूस और चीन का अरब सागर में अभ्यास। नाटो देश भी कर रहे सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास। दोनों ही गुट एक दूसरे को दिखा रहे ताकत। बड़ा अहम सवाल कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया बढ़ रही है? दो बड़े अहम अभ्यास चल रहे हैं और दो कट्टर दुश्मनों के अरब सागर में जो है वो भी अभ्यास चल रहा है। ईरान, रूस और चीन का अरब सागर में अभ्यास। नाटो देश भी सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास चलेंगे। तो अरब सागर में जंग का अभ्यास, रूस, चीन, ईरान दिखा रहे ताकत। 15 मार्च तक चलेगा अभ्यास। अमेरिका और इजराइल को जवाब ये माना जा रहा है। हुती पर क्या लगाम लगा पाएंगे, ये समझना होगा। अमेरिका को डर, तीनों देश खतरा बन सकते हैं। तीनों देश दिखा रहे अपने आधुनिक हथियार। लेकिन एक नेटो देशों का भी अभ्यास चल रहा है, इसको भी देख लीजिए। नेटो के 32 देश युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। नेटो का यह सबसे बड़ा अभ्यास है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, माफ करिए शीत युद्ध के बाद। स्वीडन को नाटो में शामिल कर लिया गया है। नेटो का स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज नाम जो है वो दिया गया है। 90,000 से ज्यादा सैनिक इसका हिस्सा हैं। नए हथियारों का परीक्षण है, सेना की मूवमेंट और मिलकर जो लड़ना है, उस कंसेप्ट पे जो है नेटो इस वक्त काम कर रहा है। हम सीधा ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास चलेंगे। सर, जो ब्रेकिंग में तीसरी बड़ी लाइन थी वो बड़ी अहम थी। क्या पोस्टरिंग ऑफ पावर चल रही है? क्या दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है? जिस प्रकार से सबको पता है कि दुनिया दो गुट में बंट रही है। एक तरफ चीन है, उसके साथ रूस है, ईरान है, बेलारूस है, कुछ नॉर्थ कोरिया जैसे और देश हो सकते हैं। दूसरी तरफ नेटो है। दोनों ही एक समय में अलग अलग जगह पर अभ्यास कर रहे हैं। पोस्टरिंग ऑफ पावर दिखाई जा रही है, किस प्रकार से देखें सर? राजेश जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से नया जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो एक तो साइनोसेंट्रिक हो गया है और दूसरा है अमेरिकन सेंट्रिक। और क्योंकि रूस और यूक्रेन वॉर ने रशिया का जो अपना पोटेंशियल है उसको काफी डेन्यूट किया हुआ है। और इन सब चीजों को देखते हुए नेटो एक ऐसी पावर बनके उभर रही है। और जिस तरह से क्वेड और इस तरह के कई जो अलायंसेस हैं वो बन के आ रहे हैं, बिकॉज अमेरिका जानता है कि अमेरिका खाली अपने जोर पे वो चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। तो जितनी भी ये डेमोक्रेसीज हैं वो सब इकट्ठी होके एक क्वेड का गठन किया गया है, जिससे
चाइना की जो इंपीरियलिज्म है या जो चाइना की जैसे दादागिरी अगर मैं जी इस्तेमाल करूं उस शब्द का, उस पे अंकुश लगेगा। और इन सब चीजों को देखते हुए इट्स ए प्रोजेक्शन, पावर प्रोजेक्शन है। और ये बताया जा रहा है चीन को कि अगर हम यहाँ हैं तो आपके गले के आसपास भी आ सकते हैं। रही बात वर्ल्ड वॉर की, क्योंकि देखिए कोई, मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई एक कन्वेंशनल वर्ल्ड वॉर होने की उम्मीद है, लेकिन जिस तरह से इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जिस तरह से ये गुटबाजी हो रही है, जी आप देखिए वो भी एक वर्ल्ड वॉर का ही फॉर्म और मैनिफेस्टेशन है। तो अगले जो वर्ल्ड वॉर होंगे वो इसी प्रकार के होंगे, जहां कोई फुल फ्लेजेड या फुल फ्लेजेड काइनेटिक ऑपरेशंस नहीं होंगे, लेकिन हाँ इस तरह के रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिसमें अब आप देखिए रूसो यूक्रेन युद्ध है, वो यूक्रेन थोड़ी ठीक लड़ है रहा सर, है उसको, इट इज ए चलिए। इट्स ए वॉर बिटवीन रशिया एंड अमेरिका एंड अमेरिका एंड रशिया। देयर मुझे अलायंसेस माफी और देयर चाहिए अलायंस। सर, मुझे एक छोटे तो इन से सब ब्रेक के चीजों, लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद लौटूंगा पंकज जी, सीधा आप ही के पास आऊंगा कई और अहम सवाल लेकर, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक, फिर इसी मुद्दे पे चर्चा जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़े अहम मुद्दे पर बात जारी है। दरअसल एक तरफ नेटो कंट्रीज हैं जो अपना अभ्यास कर रहे हैं, दूसरी तरफ रूस, ईरान और चीन का अभ्यास भी अरब सागर में जारी है। इसी मुद्दे को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा पंकज श्रीवास्तव जी के पास हम चलेंगे। पंकज जी, क्या वाकई में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की कोशिश, या नेटो के सामने एक फोर्स इकट्ठी हो रही है, जमा हो रही है, खड़ी हो रही है, ये बताने के लिए कि आपकी मनमर्जी अब दुनिया में नहीं चलेगी, लेकिन टेंशन ये भी कि कहीं टकराव तो नहीं हो जाएगा आने वाले वक्त में? देखिए राजेश जी, अमेरिका जिस तरह से चाहता है कि ये वर्ल्ड जो है, ये दुनिया जो है यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़े, यानी अमेरिका का एक छत्र साम्राज्य रहे पूरी दुनिया पर, वहीं दुनिया के जो दूसरे देश हैं, और इसमें जो दूसरे देश हैं वो शीत युद्ध वाले जी जो देश हैं उस समय के, जिसमें रूस है, चीन है और अभी ईरान है, क्योंकि ईरान पर भी ढेर सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। लेकिन ईरान के अलावा तुर्की भी है और नॉर्थ कोरिया भी है। और इस ब्लॉक में कुछ वो देश भी शामिल हैं परोक्ष रूप से, जिनके ऊपर चीन का कर्जा है, वो मजबूरी में चीन का साथ दे रहे होंगे। और ये जो देश हैं, ये अगर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं तो ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि अभी भी आप देखिए, चाहे वो नाटो हो, चाहे G7 हो, चाहे फिर आपका यूनाइटेड नेशंस हो, सब में अमेरिका की ज्यादा चलती है। यूनाइटेड नेशंस में इसलिए भी अमेरिका की चलती है, फंडिंग ज्यादा होती है उसकी। वो जिस देश पर चाहे वो अपने जी नाटो फोर्सेस के साथ और बाकी देशों के साथ मिलकर के सैंक्शंस लगा देता है। और ये बात बाकी देशों को नागवार गुजर रही है। इस समय रूस, चीन और ईरान, साथ में तुर्की और उत्तर कोरिया, इन सब पर सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए हुए हैं। तो ये देश ये दिखाना चाह रहे हैं, सब मिलकर के जो सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, कि अगर तुम्हारे पास सेना है तो सेना हमारे पास भी है, अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो शक्ति हमारे पास भी है। जी लेकिन जो आपने सवाल किया कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ, तनावपूर्ण माहौल जरूर है, लेकिन आज की तारीख में कोई भी देश इस तरह का युद्ध नहीं करना चाहेगा जो कि एक तीसरे विश्व युद्ध में शामिल वो तब्दील हो जाए। जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, भले ही उसमें नाटो फोर्सेस पीछे से अपना हाथ आजमा रही हैं और यूक्रेन के कंधे पर रख के अपनी बंदूक चला रही हैं, लेकिन जी ये जो युद्ध है ये रूस और यूक्रेन तक ही महदूद है, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। वहीं इजरायल और हमास का जो युद्ध है, इसमें भी दूसरी फोर्सेस है। हमास को जो हथियार मुहैया करा रहा है, चीन भी मुहैया करा रहा है और तुर्की भी मुहैया करा रहा है, कुछ ईरान भी दे रहा है, क्योंकि ये तीनों इजरायल को अपना दुश्मन मानते हैं। यहाँ पर कम्युनिस्ट वर्सेस यहूदी है और ठीक है सर। मुसलमान वर्सेस यहूदी है। तो यहाँ पर भी जो है ना, ये हमास और इजरायल से आगे नहीं बढ़ रहा है, इलाका वही है। तो अगर मान लीजिए किसी और इलाके में युद्ध शुरू भी कोशिश होता की है गई दुनिया थी में, लेकिन नहीं बढ़ पाया। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा वक्त का अभाव है पंकज जी। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, बस 1 मिनट में एक जवाब मुझे चाहिए होगा। चाइना के टॉप कमांडर, टॉप 3 कमांडर में से एक हैं ही विडोंग, उन्होंने कहा कि ये जो आप फेक एक्सरसाइज कर रहे हैं, फेक कॉम्बैट एक्सरसाइज कर रहे हैं, इससे काम नहीं चल पाएगा। इसे हम किस लिहाज से देखें सर? बड़ा बयान था ये। देखिए ये बयान उनका बिल्कुल विजडम से काफी परे है, विवेकपूर्ण नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है, इन्होंने तो जब क्वेट बना था तब भी कहा था
इट इज लाइक ए बबल एंड इट विल बस्ट। आज उसी क्वेड के दमखम पे चीन को पसीने आ रहे हैं। तो ये उनका जो स्टेटमेंट है वो अपने देश के लिए तो ठीक है, वहां उस पर तालियां बज सकती हैं, लेकिन जिस तरह की प्रोजेक्शन, जिस तरह की पावर, जिस तरह का पंच नेटो के पास आज है, आज देखिए वो चीन के पास और रूस के पास नहीं है, और हाल ही में ऐसा देखने को भी मिला है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। चीन की चुनौती एलएसी पे बढ़ रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत भी उसी हिसाब से अपनी तैयारियां कर रहा है। आज डिफेंस स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। इसके बाद बात दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरों की करेंगे ग्लोबल ब्रेकिंग के जरिए, लेकिन पहले थोड़ा सा ब्रेक।